हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और दोस्तों मस्त होंगे। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम 20 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, लेकिन कहने के लिए 20 क्वेश्चन होगा। मैं ऐसे-ऐसे आपको फैक्ट बताऊंगा जो मेरे भाई 100 क्वेश्चन तो प्लस हो ही जाएगा। तो आपका चैनल मेरे भाई एजुकेशन पावर आदर्श सर के ऊपर डेली मेरे भाई वीडियो हम एक अपलोड करेंगे और आप लोग का सपोर्ट रहा तो मेरे भाई हम लाइव क्लास भी लेंगे, ठीक है? देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो क्लास है किनके लिए है, तो मेरे भाई जो मॉक टेस्ट 1 है, बाइलिंगुअल क्लास चलेगी, मल्टीपल चॉइस रहेगा और हिंदी और इंग्लिश में मेरे भाई रहेगा। चाहे तो हिंदी वाले भाई हों या तो इंग्लिश वाले हो, दोनों को दिक्कत यहाँ पे नहीं होगी। ये क्लास किसके लिए है? तो हो गया मेरे भाई, जैसे बिहार पुलिस तैयारी कर रहे हैं, बिहार दरोगा का, एसएससी का, रेलवे का, ग्रुप डी का या फिर यूपी पुलिस, यूपी दरोगा, झारखंड पुलिस, झारखंड दरोगा। किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की आप तैयारी करते हैं तो क्लास मेरे भाई आप सभी लोगों के लिए अति रामबाण साबित होगी। चलिए दोस्तों, हम देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन यहाँ पे कि भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो आइए दोस्तों, थोड़ा सा बात करते हैं राष्ट्रपति के बारे में। देखिए, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो राष्ट्रपति का पद है कहाँ से लिया गया है? तो राष्ट्रपति का पद जो है ब्रिटेन से लिया गया है। तो अपने पास में रखें एक नोटबुक और पेन, ठीक है? और लिखते जाएँगे, क्योंकि मेरे भाई टोटल चीज़ तो हम यहाँ पे लिख नहीं सकते हैं। जो आपको लगे कि हाँ, इम्पोर्टेंट है, कॉपी में लिख लीजिए। दूसरा क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति की चर्चा कौन से अनुच्छेद में है? तो आर्टिकल 53 के अंतर्गत है। किसके अंतर्गत भाई? तो 53 के अंतर्गत है। यानी कि संविधान के कौन से आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 53 53 अनुच्छेद में है, ठीक है? दूसरा बात है यहाँ पे दूसरा बात है यहाँ पे भाई कि संविधान सभा का जब बैठक चल रहा था, तो उसमें से जो लास्ट बैठक था 24 जनवरी, कब मेरे भाई? 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा का लास्ट बैठक हुआ था। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा का लास्ट बैठक हुआ था। इसमें डिसाइड किया गया था कि भारत के राष्ट्रगान क्या होंगे, भारत के राष्ट्रीय गीत क्या होंगे। राष्ट्रीय गीत का मतलब हो गया नेशनल सॉन्ग। तो राष्ट्रीय गीत में हो जाएंगे वंदे मातरम, सजलम सुफलम। किसके द्वारा लिखा गया है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। और नेशनल एंथम राष्ट्रगान जो है जाना गाना मन अधिनायक की जया है, ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। तो राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत 24 जनवरी 1950 को ही डिसाइड किया गया था। तीसरा बात है कि 24 जनवरी 1950 के दिन ही भारत के पहले राष्ट्रपति को अपॉइंट किया गया था, नियुक्त किया गया था। और उस पद पर सबसे पहले किसने बैठा था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। किसने मेरे भाई? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है? और दोस्तों, जो राष्ट्रपति जो होता है उसको क्या बोलते हैं? तो मेरे भाई जो सुप्रीम कोर्ट का क्या होता है? कमांडर होता है। राष्ट्रपति जो होता है, जो प्रेसिडेंट होता है, प्रेसिडेंट जो होता है सुप्रीम सुप्रीम कमांडर होता है किसका? नेवी का, एयर फोर्स का और आर्मी का, ठीक है? तो मेरे भाई इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सी हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है? चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन यहाँ पे कहता है भारत की राजधानी क्या है? दोस्तों, बात करें 1911 1911 से पहले भारत की राजधानी कोलकाता हुआ करती थी। लेकिन जब अंग्रेज जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी जब दिल्ली दरबार 1911 में लगा था, तो उन्होंने देखा कि ये जो दिल्ली है भारत का सबसे खूबसूरत जगह है, इतना लाइटेड है, इतना प्रकाशमान है और भारत की राजधानी कोलकाता रहेगा। तो उन्होंने जॉर्ज पंचम ने दिल्ली दरबार के दौरान ही घोषणा किया कि भारत की राजधानी नई दिल्ली बनेगी। कौन बनेगी? नई दिल्ली बनेगी, ठीक है? 1911 के बाद आज तक भारत की राजधानी कौन है मेरे भाई? नई दिल्ली है, न्यू दिल्ली है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे।
क्वेश्चन है अगला भाई कि वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था। तो वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था। ऑप्शन नंबर ए में है, ऑप्शन नंबर ए में है विवेकानंद, ऑप्शन नंबर बी में है दयानंद सरस्वती, सी में है गांधी जी और डी में है तिलक जी। तो किसने दिया था। तो देखो दोस्तों, अगर वेदों की ओर लौटो का नारा जो दिए थे दयानंद सरस्वती जी दिए दिए थे, ठीक है। किसने दिए थे। दयानंद सरस्वती दिए थे। और दयानंद सरस्वती को आर्य समाज का संस्थापक कहा जाता है। इन्होंने आर्य समाज की स्थापना किसने किया था। तो दयानंद सरस्वती ने किया था। कब किया था। तो 1875 में किया था। कब किया था मेरे भाई। 1875 में किया था। और इन्होंने बैक टू द वेदाज का नारा इसलिए दिया था। इनका कहना है कि जो वेद है एक ऐसा साहित्य है जो ज्ञान, सामाजिक ज्ञान और लोगों के अंदर जो जागरूकता देती है। एक ऐसा साहित्य है जिससे लोग अगर उसको पढ़ेगा तो उसके विचार और भावना बिल्कुल डिफरेंट हो जाएंगे, सोचने का नजरिया बिल्कुल अलग हो जाएंगे। इसलिए उन्होंने यह नारा दिया था कि वेदों की ओर लौटो। मतलब कहने का मतलब है वेदों की ओर लौटो, मतलब लोग शिक्षित हो जाए। इस पर्पज से उन्होंने दयानंद सरस्वती जी दिए थे। क्या दिए थे। वेदों की ओर लौटो का नारा दिए थे। किसने दिए थे। दयानंद सरस्वती दिए थे। और दोस्तों बात करें हम, तो आर्य समाज का संस्थापक किसने कहा जाता है। तो दयानंद सरस्वती को। कब किए थे। 1875 में। और दोस्तों यहाँ पे देख रहे हैं विवेकानंद, विवेकानंद जो है इन्हें नरेंद्र नाथ दत्त भी कहा जाता है। और जो विवेकानंद है, स्वामी विवेकानंद है, ये अपनी भाषण के लिए पूरे विश्व में चर्चित थे। इसके लिए भाषण के कारण इनका जो ऐसे ऐसे कोटेशंस हैं जो समाज के ऊपर गहरा प्रभाव छोड़ता है। इन सारी चीज़ों से उन बहुत सारे लोगों ने प्रभावित हुआ। और ये भाषण के कारण, भाषण से इन्होंने अपने नाम को, जलवा को बिखेरा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। दोस्तों अगला क्वेश्चन है यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पे है। वेयर इज द हेड क्वार्टर ऑफ यूनेस्को। तो दोस्तों बात करें, यूनेस्को जो है पेरिस की राजधानी, फ्रांस की राजधानी पेरिस में है। कहाँ पे मेरे भाई। फ्रांस की राजधानी पेरिस में है। कहाँ पे है। पेरिस में है। यूनेस्को कहाँ पे है। पेरिस में है। फ्रांस की राजधानी पेरिस में यूनेस्को है। बात करें दोस्तों, आप लोग से क्वेश्चन पूछेगा न्यूयॉर्क कहाँ पे है। तो न्यूयॉर्क मेरे भाई अमेरिका में है। कहाँ पे है। अमेरिका में। फिर पूछेगा जनेवा कहाँ पे है। तो जनेवा कहाँ पे है। स्विट्जरलैंड में है। रोम कहाँ पे भाई। तो रोम जो है इटली की राजधानी है। इटली की राजधानी कौन है। रोम है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। पेरिस हो जाएगा। क्या हो जाएगा। पेरिस। फ्रांस की राजधानी पेरिस में है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। कहता है भारत में पंचायती राज की शुरुआत कब हुई थी। भेनबाज पंचायती राज स्टार्टेड इन इंडिया। दोस्तों अगर आपसे हम पूछें कि ये पंचायती राज है, इसके बारे में आप जानते हैं कि गांव का विकास करने के लिए पंचायती राज को लाया गया था और शहर का विकास करने के लिए नगर निगम को लाया गया था। तो पंचायती राज जो था 11वीं अनुसूची के अंतर्गत है और जोड़ा गया था 73वां संविधान संशोधन 1992 में जोड़ा गया था। ठीक है। 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत पंचायती राज को जोड़ा गया था और जिसमें दोस्तों 29 विषयों पर काम करने के लिए होता है। और पंचायती राज जब शुरू कब किया गया था। तो 2 अक्टूबर 1959 को किया गया था। कब किया गया था। 2 अक्टूबर 1959 को किया गया था। तो ऑप्शन नंबर मेरे भाई बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। ठीक है। क्लियर मेरे भाई यहाँ तक। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। क्वेश्चन है कि संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं। हाउ मेनी शेड्यूल्स आर देयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो संविधान में कुल 12 अनुसूची हैं। कितने हैं। 12 अनुसूची हैं। अब दोस्तों बात करें, जो नहीं जानते हैं कॉपी में लिख लेंगे। प्रथम अनुसूची कहता है कि 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। अनुसूची 2 कहता है वेतन और भत्ता की चर्चा। अनुसूची 3 कहता है शपथ ग्रहण की चर्चा। अनुसूची 4 कहता है कि राज्यसभा में सीटों का बंटवारा।
अनुसूची 5 कहता है कि कुछ पिछड़े राज्य में एसी एसटी हो गए, उनको बढ़ावा देने के लिए, उनको अपलिफ्ट करने के लिए जो संविधान में संशोधन किया गया है, अनुसूची 5 के अंतर्गत आएगा। अनुसूची 6 कहता है कि जैसे एसी एसटी हो गया, तो ऐसे ऐसे बहुत सारे लोग हैं और कुछ राज्य हैं जो बहुत पिछड़े हैं, उसको बढ़ावा देने के लिए अनुसूची 6 के अंतर्गत कौन कौन राज्य हैं, तो आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। अनुसूची 7 कहता है कि शक्तियों का विभाजन, जैसे केंद्र में हो गया, राज्य में हो गया, दोनों मिलकर करेगा, तो अगर केंद्र में करता है उसे बोलते हैं संघ सूची, राज्य में करता है उसे बोलते हैं राज्य सूची, और दोनों मिलकर करता है उसे बोलते हैं समवर्ती सूची। अगर इसके अलावे जैसे हो गया डिजिटल एजुकेशन हो गया, ऑनलाइन टीचिंग हो गया, ये सब क्या है, एक्स्ट्रा चीज है। जैसे परमाणु अनुसंधान हो गया, ये सब मेरे भाई जो बाद में आया है उसको बोलते हैं अवशिष्ट सूची के अंतर्गत आ जाएगा। तो 12, अच्छा कितना हो गया, 7 हो गया। 8 कहता है भाषा की चर्चा। 9 कहता है कि भूमि सुधार आंदोलन। 10 कहता है दाल व दाल। 11 कहता है पंचायती राज। और 12 कहता है नगर निगम। 12 कहता है नगर निगम। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो कितना अनुसूची होगा, 12 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों क्वेश्चन है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, विच इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी। तो मानव शरीर की अगर हम बात करें सबसे बड़ी ग्रंथि मेरे भाई, तो लीवर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लीवर। लीवर हो जाएगा, यकृत हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन है कि कौन सबसे छोटी हड्डी कहाँ पाई जाती है, वेयर इज द स्मॉलेस्ट बोन फाउंड इन। कहाँ पे पाया जाता है मेरे भाई, तो कान में, एयर में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी फॉर चाची जी। चलिए आगे देखते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि ओजोन परत किस परत में पाया जाता है। ओजोन लेयर इज फाउंड इन विच लेयर ऑफ एटमोस्फेयर। कहता है वायुमंडल की किस परत में ओजोन परत पाया जाता है। तो दोस्तों हम बता दें कि ओजोन परत होता क्या है। देखिए सूर्य से आने वाली प्रकाश की किरणें को अगर ओजोन परत जब नहीं रहता, तो सूर्य के प्रकाश से निकालने वाले अल्ट्रा वायलेट रे, पराबैंगनी किरणें वो डायरेक्ट पृथ्वी पर आता, जिससे लोगों में स्किन डिजीज, चर्म रोग की समस्याएं बढ़ जाती। तो ओजोन परत का काम होता है कि प्रकाश से निकलने वाले यूवी रे को अवशोषित करता है और उसे रिटर्न कर देता है, पृथ्वी पर वापस नहीं आने देता है। जो ओजोन परत होता है, ओजोन परत पृथ्वी से 15 किलोमीटर से लेकर 35 किलोमीटर तक ऊंचाई पर पाए जाते हैं। कौन, ओजोन लेयर, ठीक है मेरे भाई। और दोस्तों बात करें ओजोन का सूत्र क्या होता है, तो O3 होता है। क्या होता है, ओजोन का रासायनिक सूत्र क्या होता है, O3 होता है। और जो ओजोन परत पाई जाती है समताप मंडल में पाई जाती है, स्ट्रेटोस्फेयर में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, स्ट्रेटोस्फेयर में पाया जाता है। स्ट्रेटोस्फेयर, इसको क्या बोलते हैं, स्ट्रेटोस्फेयर, यानी समताप मंडल का इंग्लिश होता है स्ट्रेटोस्फेयर। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, स्ट्रेटोस्फेयर, समताप मंडल में, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि फलासी का युद्ध कब हुआ था, पलासी की लड़ाई कब लड़ी गई थी। भेन बाज द बैटल ऑफ पलासी फॉर्ट। देखिए दोस्तों हुआ था क्या कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये भारत है, ठीक है। आज भारत में क्या है, बंगाल है, ठीक है ना। तो बंगाल में हुआ था क्या कि यहाँ पे एक नवाब थे जिसका नाम था अली बर्दी खान। तो जब अली बर्दी खान का जो कार्यकाल था 1740 से 1756 तक कार्यकाल था, तो जब 1756 में अली बर्दी खान का मृत्यु हुआ, तो एक बंगाल का नया नवाब बना जिसका नाम था सिराजुद्दौला। जब बंगाल का नया नवाब बना सिराजुद्दौला,
वो मात्र 23 साल का लौंडा था। और सिराजुद्दौला का जो एक आर्मी चीफ था जिसका नाम था मीर जाफर। तो क्या हुआ कि आप सब जानते होंगे कि ये कलकत्ता में एक जगह है जिसका नाम है, क्या नाम है मेरे भाई, बताइए आप लोग फटाफट से। तो उसका नाम है, कलकत्ता का मेरे भाई एक फोर्ट विलियम है। उस फोर्ट विलियम में सिराजुद्दौला ने 146 ब्रिटिशर्स को ठैंस ठैंस कर मारा। तो अंग्रेजों को बंगाल में घोर बेइज्जती हुआ। तो अंग्रेज बंगाल से भागे भागे यहाँ पे मद्रास में आता है। तो मद्रास में एक ईस्ट इंडिया कंपनी था, ईस्ट इंडिया का हेड था जिसका नाम था रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव जानता था कि हम सिराजुद्दौला को हरा नहीं सकते हैं क्योंकि इसके पास हजारों की संख्या में सेना है। तो रॉबर्ट क्लाइव ने सोचा कि हम क्या करें, एक षड्यंत्र रचते हैं। हम जाते हैं सिराजुद्दौला का जो आर्मी चीफ है मीर जाफर, उसके पास जाते हैं, जाकर बोलते हैं कि अगर मीर जाफर तुम बंगाल का नवाब बनना चाहता है तो जो हम कहते हैं तू काम करो। तो रॉबर्ट क्लाइव ने मीर जाफर को कहा कि देखो, जब हम सिराजुद्दौला पर अटैक करने के लिए आएंगे, सिराजुद्दौला को पीटने के लिए आएंगे, तो तुम अपनी सारी सेनाओं को लेकर भाग जाना। तो मीर जाफर ने कहा कि हाँ कोई बात नहीं, भाग जाएंगे लेकर। तो जैसे ही दोस्तों सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में लड़ाई होना शुरू हुआ, तो उसी बीच में मीर जाफर अपनी सारी सेनाओं को लेकर भाग गया, जिससे सिराजुद्दौला अकेले पकड़ा गया। और जब अकेले पकड़ाया तो जहाँ पे पकड़ाया था उसी को बोलते हैं पलासी का युद्ध। पलासी का युद्ध बोलते हैं। और पलासी का युद्ध में सिराजुद्दौला की हार हुई और रॉबर्ट क्लाइव की जीत हुई। और पलासी के युद्ध से ही मेरे भाई, पलासी के युद्ध से ही एक पोस्ट आया था, गवर्नर ऑफ बंगाल। बंगाल का गवर्नर कौन बना था? रॉबर्ट क्लाइव बना था। और बंगाल का नवाब कौन बना था? मीर जाफर बना था। कौन बना था? मीर जाफर बना था। मीर जाफर को यही कारण है कि आधुनिक भारत का गद्दार कहा जाता है। तो दोस्तों फलासी का जो युद्ध हुआ था 1757 में हुआ था। कब हुआ था? 1757 में हुआ था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, 1757 में मेरे भाई। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? भेनबाज द भारत रत्न अवार्ड इंस्टीट्यूटेड इंस्टीट्यूटेड मतलब कि भारत रत्न का जो पुरस्कार है कब शुरुआत हुआ था, इसके बारे में अगर हम जानना चाहेंगे तो मेरे भाई 2 जनवरी, कब मेरे भाई? 2 जनवरी 2 जनवरी 1954 को स्टार्ट हुआ था। कब? 2 जनवरी 1954 को स्टार्ट हुआ था। 1954 को स्टार्ट हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। और बात करें दोस्तों कि भारत रत्न का जो पुरस्कार होता है, देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान का पुरस्कार होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 1954। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। जो मेरे भाई आप लोगों को लगे कि हाँ ये क्वेश्चन को लिखनी चाहिए, इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग लिख लीजिए। क्वेश्चन है कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? हु गेव द स्लोगन जय जवान जय किसान? तो मेरे भाई जय जवान जय किसान का जो नारा दिया था, किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। किसको दिया था? किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। क्यों दिया था? सबसे पहला बात है कि सबसे पहला बात है कि जो जब युद्ध चल रहा था तो युद्ध में सैनिकों को मोटिवेट करने के लिए, और दूसरा जय जवान जय किसान, तो लास्ट में क्या है मेरे भाई? किसान है। तो किसान यानी कि जो भी देश में किसान की वजह से ही लोग, पूरा परिवार, पूरा समाज, पूरा देश खा पाता है उन किसान लोगों के लिए। और उस युद्ध के दौरान बहुत सारे किसान घायल भी हो रहे थे। जब गोली और बारूद की चल रही थी तो वहां पे किसान और जवान लोग घबरा गए थे। तो उसी को मोटिवेट करने के लिए लाल बहादुर शास्त्री ने क्या नारा दिया था? जय जवान जय किसान। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। ठीक है, चलिए भाई आगे देखते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बी फॉर बॉम्बे।
आगे देखते हैं मेरे भाई। क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? व्हाट इज द नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया? देखिए, अगर पूछे भारत का राष्ट्रीय पशु तो बाघ हो जाएगा, ठीक है। अगर पूछे भारत का राष्ट्रीय वृक्ष तो बरगद हो जाएगा। अगर पूछे भारत का राष्ट्रीय खेल तब हॉकी हो जाएगा। अगर पूछे भारत का राष्ट्रीय फूल तो कमल हो जाएगा। यहाँ पे पूछ रहा है भारत का राष्ट्रीय पशु पूछ रहा है ना, पशु में बाघ हो जाएगा, वृक्ष पूछेगा बरगद हो जाएगा, फूल पूछे कमल हो जाएगा, खेल पूछे हॉकी हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। प्रथम लोकसभा का गठन कब हुआ था? व्हेन वाज द फर्स्ट लोकसभा कॉन्स्टिट्यूटेड, ठीक है। तो कब हुआ था मेरे भाई? तो 1952 में हुआ था। कब हुआ था? 1952 में हुआ था। यहाँ तक मेरे भाई क्लियर है क्या? कब हुआ था? 1952 में हुआ था। 17 अप्रैल 1952 को हुआ था। अगला क्वेश्चन है, भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? हाउ मेनी हाई कोर्ट्स आर देयर इन इंडिया? तो मेरे भाई कितना है? 25 है। क्या हो, कितने हैं? 25। यानी कि भारत में कुल 25 उच्च न्यायालय हैं। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? विच इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी? ऑप्शन नंबर ए में है थायराइड, ऑप्शन नंबर बी में है यकृत, ऑप्शन नंबर सी में है पैंक्रियाज, ऑप्शन नंबर डी में है एंड्रिनस। तो आप ही बताए थे लीवर हो जाएगा, यकृत क्या हो जाएगा? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर है। दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन है कि चंद्र ग्रहण किस कारण से होता है? तो दोस्तों यहाँ पे समझिएगा थोड़ा सा। देखिए होता क्या है, जब कभी भी मेरे भाई जो भी ग्रहण लगाने के लिए बोले, ठीक है, तो होता क्या है, देखिए अगर चंद्र ग्रहण लगाना है, ठीक है, तो यहाँ पे सूर्य भगवान है, सूर्य भगवान है। अब बीचवा में आ जाता है पृथ्वी, ठीक है, क्या रहता है मेरे भाई? पृथ्वी, अर्थ, अर्थ हो गया। और यहाँ पे भाई मून हो गया, एम से क्या हो गया? मून हो गया। अब देखिए आप सभी लोग जानते हैं कि सूर्य हो गया, पृथ्वी हो गया या फिर चंद्रमा। पृथ्वी हो गया या तो चंद्रमा हो गया। सूर्य की प्रकाश से रोशनी होता है, यानी सूर्य के प्रकाश से ही पृथ्वी पर रोशनी आता है, चंद्रमा पर रोशनी आता है, ठीक है। यानी कि पृथ्वी के पास और चंद्रमा के पास अपना कोई लाइट नहीं है। क्लियर है? अब जब देखिए सूर्य का प्रकाश जब आता है तो बीचवा में कौन आ गया? पृथ्वी आ गया है। तो सूर्य का प्रकाश सीधे पृथ्वी पर आता है और पृथ्वी का जो छाया होता है चंद्रमा पे आ जाता है। कहाँ पे आता है? चंद्रमा पे आता है। और जितना पार्ट में छाया आता है उतना पार्ट में काला दिखाई देता है। जैसे आप लोग देखते होंगे कि जब रात का जब मौसम होता है और दिन की तरह दिखता है, मतलब जिसको बोलते हैं इंजोरिया रात, यानी पूर्णिमा के दिन, तो उस दिन होता क्या है कि थोड़ा-सा रात में भी लाइट की तरह दिखाई देता है। जब लोग चलते हैं ना तो उसका परछाई बनता है और जहाँ पे परछाई बनता है तो वहाँ पे काला दिखाई देता है, ठीक है? ठीक है मेरे भाई? अगर पूछेगा कि चंद्र ग्रहण कब लगता है? तो बोलेंगे कि सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाता है, जिससे पृथ्वी का छाया चंद्रमा पर पड़ता है, तो चंद्रमा काला दिखाई देता है और तीनों मेरे भाई एक सीधी रेखा में होता है। देखिए देखते हैं क्या कह रहा है यहाँ पे। तो कह रहा है सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा एक सीधी रेखा में होता है और पृथ्वी बीच में आ जाता है। सही बात है कि नहीं? बीच में आता है तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है? आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों आगे हँसाने वाली बात यहाँ पे। किस गैस को हँसाने वाली गैस कहा जाता है? व्हिच गैस इज़ नोन एज़ लाफिंग गैस? तो मेरे भाई नाइट्रस ऑक्साइड N2O को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? नाइट्रस ऑक्साइड N2O को बोलते हैं लाफिंग गैस। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है? चलो दोस्तों आगे देखते हैं। देखिए, कह रहा भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 किस राज्य से संबंधित है? आर्टिकल 370 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज रिलेटेड टू व्हिच स्टेट्स? दोस्तों जो अनुच्छेद 370 जो है
जम्मू और कश्मीर के लिए बनाया गया था। इसमें हुआ था क्या कि जो विशेष राज्य के जो दर्जे हैं, अब विशेष राज्य का दर्जा उस क्षेत्र को, उस राज्य को दिया जाता है जो बहुत पिछड़ा हो, उसको बढ़ाने के लिए विशेष राज्य का दर्जा दिया जाता है। तो अनुच्छेद 370 जो है जम्मू और कश्मीर से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। मेरे भाई इस क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन है, इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। कहता सुभाष चंद्र बोस ने किस सेना की स्थापना की थी? व्हिच आर्मी वाज फॉर्म्ड बाय सुभाष चंद्र बोस। तो मेरे भाई किस सेना की गठन की थी? तो बताइएगा दोस्तों आप लोग। तो आजाद हिंद फौज की, किसकी मेरे भाई? आजाद हिंद फौज की इन्होंने गठन किया था, जिसको बोलते हैं NIA, नेशनल, क्या बोलते हैं मेरे भाई? नेशनल, नेशनल नहीं बोलना है तो क्या बोलते हैं? INA ना, हाँ, इसको क्या बोलते हैं मेरे भाई? आई सॉरी उल्टा लिख दिया मेरे भाई यहाँ पे। सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज का गठन किया था और इन्होंने क्या किया था कि INA का गठन किया था। आई जो हो गया इंडियन नेशनल आर्मी। इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज के तहत किया था और जो फौज का नाम था आजाद हिंद फौज था। क्यों किया था? तो द्वितीय विश्व युद्ध में अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध लड़ने के लिए उन्होंने आजाद हिंद फौज का गठन किया था। तो मेरे भाई आप सभी लोग बताइए कि जो मैंने 20 क्वेश्चन करवाया है, 20 क्वेश्चन में से आप लोग का स्कोर क्या रहा? और दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे ना तो एक-एक प्यारा-प्यारा कमेंट ज़रूर कीजिएगा ताकि हम मोटिवेट हों और ऐसे-ऐसे बेहतरीन-बेहतरीन आप सभी लोगों के लिए क्वेश्चन लाता रहूँ। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।